हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करना। इसके अंतर्गत हम आपके समक्ष लेके आए हैं सीटेट लेवल जो पेपर दिसंबर 2019 में हुआ है उसके शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि यह प्रश्न किसी प्रतियोगी परीक्षा के आधार हो सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो पैटर्न चल रहा है वो किस प्रकार चल रहा है उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको प्रयास हमारा अच्छा लग रहा हो तो इसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, आइए। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे हैं, आप भी अपने आंसर को गैस करिएगा कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। यानी भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म से पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 राइट होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था है जो भाषा को सीखने और उसके विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि मानी जाती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? यानी लॉरेंस कॉलबर्ग ने जो नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई है उनमें से इनमें कौन सी शामिल है वो आपको चयन करना है। प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनस्थता की अवस्था। क्या होगा इस 2 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप अपने आंसर का अनुमान लगेगा। बहुत ही अच्छे सवाल है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। तो 2 नंबर सवाल का ऑप्शन 2 राइट होगा। जो लॉरेंस कॉलबर्ग महोदय द्वारा जो नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई गई है उनमें सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की जो अवस्था है वो इसमें एक शामिल है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक पारे लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? यानी कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक पारे लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर पहचान का, जेंडर संबंधता का, जेंडर समरूपता का। क्या होगा 3 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप गैस करें अपने आंसर को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 राइट होगा। जेंडर पक्षपात कर रहा है। यदि किसी कक्षा का अध्यापक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है पढ़ाई के दौरान तो वह जेंडर पक्षपात कर रहा है। लड़कियों को महत्व कम दे रहा है पढ़ाई के अंतर्गत और लड़कों को महत्व अधिक प्रदान कर रहा है पढ़ाई के दौरान। तो यह क्या हुआ? एक जेंडर पक्षपात हो गया, लिंग भेद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा 4 नंबर। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? यानी बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। ऑप्शन 1 जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथकता खेल समूह बनाना, जेंडर पृथकता बैठक की व्यवस्था करना। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? आप गैस करें राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 राइट होगा। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना।
यानी बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए, यानी बच्चों में और बच्चियों में जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसे कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, न कि आप जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे, ये नहीं हो सकता है। जेंडर पृथकता खेल समूह बनाना ये भी भेदभाव होगा, और जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना ये भी अनुरूप नहीं होगा। तो हमें मजबूत आंसर चयन करना है जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। यानी निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए, यानी बच्चे बचपन से ही जिज्ञासु होते हैं, उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? और ये किसने दिया है? जॉन बी वाटसन, लेव वायगॉस्की, जीन प्याजे, लॉरेंस कॉलबर्ग। क्या होगा 5 नंबर सवाल का राइट आंसर? आप चयन करें, राइट आंसर गैस करिएगा। तो इस 5 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, लेव वायगॉस्की, जिन्होंने बच्चों के चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय के वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। यानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय के वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है लेव वायगॉस्की ने। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों को उनके ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए, यानी बालक है जो जिज्ञासु होता है और उस पर चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं का क्या प्रभाव पड़ता है, उनका उन्होंने अध्ययन किया है लेव वायगॉस्की ने। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 6 नंबर। सिक्स नंबर सवाल क्या कह रहा है कि जिगसा पहेली को, यानी जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहां है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बना जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वायगॉस्की किस तरह संबोधित करते हैं? यानी जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहां है? नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वायगॉस्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप चयन करिएगा। तो 6 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, व्यक्तिगत वार्ता। यानी जिगसा पहले को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, यानी जब स्वयं को कह रही है तो वे प्राइवेट स्पीच होगी, व्यक्तिगत वार्ता होगी। यानी नीला टुकड़ा कहां है? नहीं, यह वाला नहीं है, गाढ़े रंग वाला है जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वायगॉस्की है जो व्यक्तिगत वार्ता से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 7 नंबर। बच्चों को संकेत देना, आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? यानी बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाठ या ढांचा। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट होगा। इसका फोल्डिंग ढांचा है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? यानी निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 राइट होगा, संरक्षण तथा कक्षा समावेशन। नेक्स्ट सवाल, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की एक संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। 9 नंबर सवाल का ऑप्शन 1 राइट होगा। स्कीमा है जो जीन पियाजे से संबंधित है। यह अवधारणा जीन पियाजे ने दी थी। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो 10 नंबर सवाल का ऑप्शन 2 राइट होगा। यानी आकलन का प्राथमिक उद्देश्य यह होना चाहिए कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? यानी बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको चयन करना है। राइट ऑप्शन बुद्धि के बारे में 4 ऑप्शन रहे। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट होगा। बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। यानी रूही है जो हमेशा समस्या के एकाधिक, एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? क्या होगा 12 नंबर सवाल का राइट आंसर? ऑप्शन आपके समक्ष रहे 4। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रूही है जो सृजनात्मक विचारक है। यानी उसका कौन सा गुण प्रदर्शित हो रहा है? सृजनात्मक विचारक का गुण प्रदर्शित हो रहा है, क्योंकि रूही हमेशा समस्या के एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, तो वह सृजनात्मक विचारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह नंबर सवाल, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह, यानी वंचित जो बालक है, वंचित समूह का, उसका विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए? ये तो बिल्कुल गलत है। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए? यह भी नहीं होगा।
इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, यानी इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। यानी जो वंचित समूह का बालक है वो एक अध्यापक से अपनी अपेक्षाएं कम कैसे कर सकता है? उसकी तो अपेक्षाएं रहेगी, स्वाभाविक है कि वो इसका समाधान ढूंढे, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो सबसे प्रभावशाली है। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। सबसे प्रभावशाली ऑप्शन पर हमें गौर करना है। अपने शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए अध्यापक को तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 13 नंबर सवाल का। आप वीडियो को रोककर आसानी से क्वेश्चन और उत्तर पढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सबसे प्रभावशाली आंसर है। तैयार नहीं करना चाहिए बिल्कुल गलत है, कभी कभी तैयार करना चाहिए ये भी गलत है, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए ये भी गलत है। इन्हें नकारात्मक दर्शाते हैं ये सभी, जबकि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं होती हैं, उन्हें हमेशा तैयार करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, पठन वैकल्पिक बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैकल्पिक बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? इसे आप इंग्लिश में देख सकते हैं। पठन वैकल्पिक को डिसलेक्सिया कहा जाता है। आपको थोड़ी शब्दावली को इंग्लिश में भी पढ़ना जरूरी है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो पठन वैकल्पिक को क्या क्या डिसलेक्सिया कहा गया है, यानी डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन वैकल्पिक का मतलब हुआ डिसलेक्सिया, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। पठन वैकल्पिक डिसलेक्सिया किस प्रकार का एक अवधान होता है, किस प्रकार की बीमारी होती है? न्यून अवधान विकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, क्या डिसलेक्सिया जिसको हो रखा है वो अपसारी चिंतन कर सकता है? क्या वह धारा प्रवाहिता से किताब को पढ़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का प्रभावशाली उत्तर होगा। ऑप्शन 3 पठन वैकल्पिक जिसे आप डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया ये फेमस क्वेश्चन है, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में। पठन वैकल्पिक डिसलेक्सिया है जो धारा प्रवाह पढ़ने की क्या अक्षमता है, बालक है जो स्पष्ट रूप से किताब नहीं पढ़ पाता है, कै को वह पै पढ़ता है और पै को वह फै पढ़ता है, बै को वह वह पढ़ता है, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना है, यह भी नहीं है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? यानी जो आरटी 2009 आया है, राइट टू एजुकेशन 2009, जो संपूर्ण भारत में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को जो लागू हुआ है। उसमें जो समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, वो किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा का क्या मतलब होता है? सभी को साथ लेके चलना। तो 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे। पहला ऑप्शन कह रहा है व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है, असक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवर्ती है,
अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य है। मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। सोलह नंबर सवाल का ऑप्शन 3 राइट होगा। जो समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है वो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से होता है। संरचनावादी ढांचा, चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। यंत्रवत याद करने पर आधारित होता है, प्रबलन पर केंद्रित होता है, अनुवंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट होगा। संरचनावादी ढांचे में जो अधिगम होता है प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 18 नंबर। अठारह नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए अनुभवों से आधारित जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में शिक्षक को क्या करना चाहिए। जब छोटे बच्चे सहज अनुभूति से अपने सिद्धांत बनाते हैं उनके संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है, नेगेटिव बात हो जाती है। बच्चों को दंडित करना चाहिए, यह भी अच्छा प्रयास नहीं है। बार बार याद करने के द्वारा एक ही सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, यह भी सही नहीं है। ऑप्शन 4 है जो सबसे प्रभावशाली उत्तर होगा। जब बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहज अनुभूति से सिद्धांतों का निर्माण करते हैं तो प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करने बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। यानी प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। यानी छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं। ऑप्शन 2 है जो सबसे प्रभावशाली उत्तर है। बच्चों के अनुभवों को प्रमुख स्थान देना चाहिए, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना चाहिए। ऑप्शन 2 राइट होगा। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, यंत्रवत याद करना, रटंत विद्या पर बल नहीं देना चाहिए, योग्यता का आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना और वर्गीकरण करना, बालकों में वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं एवं संज्ञान एक दूसरे से रिक्त स्थान में क्या आएगा। पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है, संबंधित नहीं है। तो 20 नंबर सवाल का ऑप्शन 3 राइट होगा। सन्निहित है, समाहित है, स्वयं और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित है, इंटरवेन विथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आ, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यानी संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो आपको चयन करना है। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। क्या सीखना लर्निंग यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं है, दूसरा ऑप्शन आप पहले से बाहर हो गया। अधिगम आवर्तीय संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो 21 नंबर सवाल का ऑप्शन है जो 4 राइट होगा। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो संरचनावादी सिद्धांतवादी है जो किस पर बल देते हैं, वो कहते हैं कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने की क्या परिणाम है। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। यानी विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने की क्या परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 राइट होगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। यानी जब हम विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर स्पष्ट उदाहरण देते हैं तो यह अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली माध्यम है, तरीका माना जाता है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है? बिल्कुल नहीं। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है? बिल्कुल नहीं। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है? यह भी नहीं। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेईस नंबर सवाल 23 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। यानी बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए, उन्हें अधिगम गतिविधियों में शामिल करने के लिए पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करना क्या प्रभाव डालता है, क्या प्रभाव पड़ता है उसका। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों के प्रदर्शन पर आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। 23 नंबर सवाल, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 राइट होगा, क्योंकि यहां बात हो रही पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करना, दोनों बातें हो रही है। यानी बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करना क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अधिगम में बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि है और जिज्ञासा है वो कम हो जाएगी। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम साथ ही ऑफिशियल आंसर की के साथ चर्चा करें आपके समक्ष। ट्वेंटी 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। यानी सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने वाली प्रथाएं कौन सी है। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ये 4 कथन दिए गए और आपको नीचे कूट का चयन करना है। इनमें से कौन सा सही है जो सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगी। शारीरिक दंड, क्या शारीरिक दंड अधिगम को बढ़ावा देगा, उद्देश्यपूर्ण या सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगा। बिल्कुल नहीं। यदि आप इसको एक को अलग करते हैं तो आपके पहला ऑप्शन अलग हो जाएगा, ये तो सही नहीं हो सकता और ये भी सही नहीं हो सकता। अब आपके समक्ष
दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन रहा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो ये तीनों बात ही सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल 25 नंबर, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। यानी एक अध्यापक या एक शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करवा के। इसमें से आपको सबसे प्रभावशाली आंसर का चयन करना है। जहां जहां ये बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा यानी रटंत विद्या, क्या शिक्षक इस पर बल देगा? बिल्कुल नहीं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ, जो जटिल अवधारणाएं हैं बालकों की, किस प्रकार सहज कर सकते हैं या सरल कर सकते हैं। तो सबसे मजबूत आंसर होगा, प्रभावशाली आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करवा के उन्हें सहज कर सकता है एक अध्यापक। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। यानी एक प्राथमिक विद्यालय है, वहां की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करेगी। तो 4 ऑप्शन आपको समक्ष रहे। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल एवं महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। अब दंडित करना यह नकारात्मक प्रभाव डालता है, और केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल और महत्व देना यह भी एक नकारात्मक प्रभाव है। और प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार, यह भी एक अच्छा प्रभावशाली तरीका नहीं है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सबसे प्रभावशाली उत्तर होगा। बच्चों को सहज अनुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन या विचार विमर्श करके उनको समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल 27 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। यानी शारीरिक विकास जिसके अंदर वृद्धि और विकास दोनों ही तीव्र गति से घटित होते हैं। शेषावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था एवं वयस्कता। बहुत इजी क्वेश्चन है। बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो सबसे तीव्र किस अवधि में होता है, तो वो शेषावस्था और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है उसमें बालक का शारीरिक वृद्धि और विकास है वो सबसे तेजी से होता है। ऑप्शन 1 राइट होगा। 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यानी विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास एक जीवन पर्यंत होता है, यानी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास परिवर्त्य होता है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं करते। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो विकास के सिद्धांत नहीं है, इनमें से कौन सा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है, बालक की विकास का सिद्धांत नहीं है, वो आपको चयन करना है। ऑप्शन 4 राइट होगा। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है। यानी विकास को सांस्कृतिक जो संदर्भ होता है वो प्रभावित करता है। विकास सार्वभौमिक है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन जो ये बात कह रहा है ये बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं। यानी विकास है जो सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित होता है। इसलिए ऑप्शन 4 है जो विकास का सिद्धांत नहीं है। जबकि विकास जीवन पर्यंत होती है, विकास की जो प्रक्रिया है आजीवन चलती है, बिल्कुल सही है। विकास परिवर्त्य होता है, यह भी बात बिल्कुल सही है।
और विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। ये वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, यानी वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है। ऑप्शन 1 लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। जो किसी व्यक्ति में विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है, उसका प्रमुख कारण क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सबसे प्रभावशाली उत्तर होगा ऑप्शन 4, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच की जो जटिल पारस्परिक क्रिया है, उसी के कारण ही वैयक्तिक विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाओं के दौरान ही हमें किसी वैयक्तिक विभिन्नताओं का हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट सवाल और आज की वीडियो सीरीज का हमारा अंतिम सवाल है आपके समक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है, यानी द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर, यानी कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो ऑप्शन 3 राइट होगा, विद्यालय और मीडिया है जो सामाजिकरण एजेंसी के द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी है, उसका उदाहरण माना जाता है विद्यालय और मीडिया। जबकि प्राथमिक एजेंसी का उदाहरण होगा, यानी प्राथमिक सामाजिक एजेंसी का उदाहरण कौन है, तो प्राथमिक सामाजिक एजेंसी का उदाहरण परिवार और पास पड़ोस होता है। परिवार और पास पड़ोस यानी बच्चे की जो प्राथमिक पाठशाला होती है वो परिवार से ही शुरू होती है। और द्वितीयक सामाजिकरण की जो एजेंसी है वो विद्यालय और मीडिया है, जबकि प्राथमिक है परिवार और पास पड़ोस, ये प्राथमिक है। जबकि द्वितीयक है विद्यालय एवं मीडिया। तो इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित 30 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा की। आपको हमारा प्रयास किस प्रकार लगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। आप लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।